Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College Nagore। तो कल जो अपन ने वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था उसमें अपन ने चर्चा की थी जो पूर्व वैदिक काल है उसके राजनीतिक इतिहास के बारे में चर्चा की थी। तो उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीति के बारे में। तो इसमें अपन आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि पूर्व वैदिक काल में अपन कोशिश करते हैं कि थोड़ा जल्दी चलें। जैसे पूर्व वैदिक काल में मैंने बताया था कि जनजातीय प्रकृति थी समाज की। अब जनजातीय प्रकृति धीरे धीरे कम होने लग गई, राजा अपनी ताकत को बढ़ाता रहा धीरे धीरे। तो ट्राइबल कैरेक्टर वाज डाइल्यूटेड। इसका मतलब यह है कि जनजातीय प्रकृति अब कम होने लग गई थी एज अमालगमेशन ऑफ ट्राइब्स एंड पॉपुलेशन, क्योंकि कई सारी जनजातियां आपस में मिल गई और जनसंख्या में वृद्धि होने लग गई। तो जो जनजाति का जो कैरेक्टर था वो कम हो गया। कैसे कम हो गया? उनकी प्रकृति कम हो गई, कई सारी जनजातियां आपस में मिल गई और एक साथ रहने लग गई। तो जो आइडेंटिटी थी ट्राइब की वो धीरे धीरे कम होने लगे। जो पहचान थी ट्राइब की, वो ट्राइब का साइज बढ़ता गया, कई सारी जनजातियां आपस में मिल गई। फिर अपन आगे बात करते हैं कि राज्य की अवधारणा धीरे धीरे आने लग गई थी, स्टेट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में कहते हैं। जैसे पहले मैंने कहा था कि राज्य का कोई अवधारणा नहीं थी पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हमें राज्य की अवधारणा देखने को मिलती है। राज्य की अवधारणा का क्या मतलब है कि जो राजा है अपनी शक्तियों में इजाफा कर रहा है, और उसी प्रकार से हम देखेंगे जो पुजारी है, जो ब्राह्मण वर्ग है, वो भी अपनी शक्तियों में इजाफा करते हैं, जनता के अधिकार कम होते हैं। और इस समय में जो क्षेत्रीय अवधारणा है, यानी राजा के पास एक क्षेत्र भी होना चाहिए। पूर्व वैदिक काल में तो एक स्थान पर नहीं रहते रहे, बल्कि अपनी जगह बदलते रहते रहे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो लोग है उस समय में एक स्थान पे रहना शुरू कर रहे थे, बिगनिंग हुई थी इसकी। इसको कहते हैं अपन क्षेत्रीय अवधारणा भी इस समय धीरे धीरे प्रबल होती जा रही थी। पूर्व वैदिक काल में कोई क्षेत्रीय अवधारणा नहीं थी, यानी राजा जहाँ पे राज कर रहा है, जिस क्षेत्र में राज कर रहा है, राजा की पहचान उस क्षेत्र से होनी चाहिए। जैसे मगध का राजा, मगध तो बहुत आगे चल के आया है, लेकिन अब क्षेत्रीय अवधारणा धीरे धीरे आने लग गई, यानी राजा धीरे धीरे संपूर्ण राजा बनता जा रहा था। वह अब केवल एक जनजाति का मुखिया नहीं था, उससे बहुत ऊंचा उठ के वो राजा बनने वाला था। फिर अपन बात करते हैं जैसे जैसे राजा ने अपनी शक्ति का इजाफा किया, इसका सीधा सा क्या मतलब है? राजा अपनी शक्तियां कहां से लेगा? राजा अपनी शक्तियां लेगा जनता से। तो जनता की शक्तियां, जनता के जो अधिकार है वो धीरे धीरे कम होने लगे। उसी क्रम में हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा था पूर्व वैदिक काल में जो लोकतांत्रिक तत्व मौजूद थे, हमें कई उदाहरण देखने को मिलता है। लेकिन इस समय में लोकतांत्रिक तत्व भी धीरे धीरे कम होने लगे। लोकतांत्रिक तत्व का क्या मतलब है? कि जनता को अधिकार। जैसे अब इसमें लिखा हुआ है कि सभा और समिति, ये जो समितियां थी अभी भी थी, सभा और समिति। जैसे पहले अपन ने बात की ना, पूर्व वैदिक काल में 3 मुख्य प्रकार की समितियां थी उस समय में, सभा, समिति और विदत। तो इस समय में सभा और समिति अभी भी जीवित थी, लेकिन अब क्या हुआ, इनमें जनता के अधिकार बहुत सीमित कर दिए गए। और विदत नाम की जो कमेटी थी वो खत्म हो गई। अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी 3 प्रकार की कमेटी के बारे में। विदत कमेटी इट गॉट एंडेड। फिर जो इगैलिटेरियन कैरेक्टर था, यानी जो समानता पूरक समाज था, इस समय में वह छवि धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। यानी समाज अब एकता पूरक नहीं रहा, समाज में एकता धीरे धीरे कम होने लग गई थी। लोगों को बराबर के अधिकार इस समय में नहीं मिल पा रहे थे। फिर अपन आगे बात करते हैं जनपद, राष्ट्र, इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं इस समय के अंदर। इस समय की किताबों में जनपद, जनपद का क्या मतलब है? जनपद यानी जिस जमीन पे अपना सबसे पहला पैर रखा, यानी वो क्षेत्र उस व्यक्ति के हो गया जिसने सबसे पहले किसी क्षेत्र में अपना पैर रखा। तो किस चीज को ये बता रहा है? ये बता रहा है क्षेत्रीय अवधारणा धीरे धीरे आने लग गई थी, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आने लग गया। जैसे अपन ने पहले 4 प्रकार की पॉलिटिकल यूनिट के बारे में बात की थी, अब 5वीं पॉलिटिकल यूनिट और आ गई, राजनीतिक इकाई। तो उच्चतम राजनीतिक इकाई जिसको राष्ट्र कहा जाता है, इट बिकेम द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट। ये पूर्व वैदिक काल में राष्ट्र नाम की कोई इकाई नहीं थी। फिर अपन आगे बात करते हैं राजा का मान सम्मान, राजा का महत्व धीरे धीरे बढ़ता गया। राजा को अनेक प्रकार के कर्म कांड भी करने पड़ते रहे, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य भी करने पड़ते रहे, जिसके कारण राजा का सम्मान और महत्व लोगों के बीच में बढ़ता गया। जैसे राजसूय यज्ञ जिसको परफॉर्म किया जाता था राजा के द्वारा, राजसूय यज्ञ में क्या होता था? राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, इट वाज कोरोनेशन ऑफ किंग। उसी प्रकार से वाजपेयी यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ भी राजा के द्वारा किया जाता था, ताकि
राजा अपनी शक्ति में इजाफा कर पाए, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द किंग। फिर इसके बाद है अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ भी राजा के द्वारा किया जाता है। उसका उद्देश्य क्या था कि अपनी जो क्षेत्र है उसमें विस्तार हो, यानी क्षेत्र की अवधारणा क्लियरली इस समय में आ गई थी। फिर इस समय में हमें डिवाइन मोनार्की के भी हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं, प्रमाण देखने को मिलते हैं। डिवाइन मोनार्की का यहाँ पे क्या मतलब है? राजत्व की दैविक अवधारणा, यानी राजा अपनी तुलना भगवान से करने लग जाए। तो जैसे जैसे राजा शक्तिशाली होने लगा तो राजा को एक रास्ता मिला कि मैं अपना कंपैरिजन भगवान के साथ करूं। जब राजा अपना कंपैरिजन, अपनी तुलना भगवान के साथ करेगा या अपने आप को भगवान के समीप पाएगा, इसका क्या मतलब है कि जनता को भी उस राजा को अत्यधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो केवल राजा ही नहीं है बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी राजा के साथ है। तो उसको अपन डिवाइन मोनार्की कहते हैं, राजत्व यानी कि दैविक अधिकार, राजत्व का दैविक सिद्धांत। जैसे इसका उदाहरण दे रखा है कि अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि जो राजा था परीक्षित नाम का राजा है, उसने अपने आप को अर्धदेव कहा। जैसे एक अपन ने कॉन्सेप्ट के बारे में बात की कि राजत्व का दैविक सिद्धांत इस समय में कायम हो रहा था, उसका अपन उदाहरण दे देंगे। अथर्ववेद में कहा है कि राजा परीक्षित ने अपने आप को अर्धदेव घोषित किया, यानी वो आधा भगवान है। अर्धदेव कहने का मतलब ये है कि अब राजा अपनी तुलना भगवान से करने लगे। जो अनेक प्रकार के बड़े बड़े टाइटल्स भी इस समय के अंदर राजा ने लिए, उपाधियां धारण की। जैसे एकारथ का मतलब होता है सोलो मोनार्क, यानी पूरी दुनिया में केवल एक ही राजा है, सोलो मोनार्क। सर्वभूमि यानी गॉड ऑफ अर्थ, जो राजा है सर्वभूमि, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पे भगवान के समान है वो, गॉड ऑफ अर्थ। फिर इस समय में जो कोर्ट थे, राजा का जो महल था, कोर्ट था, वो भी एलोबरेट होता गया, यानी कई प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी, कोर्ट के अधिकारी इस समय में कार्य करने लग गए राजा के अंतर्गत। जैसे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी का मतलब यह है कि जो नौकरशाही है, जो प्रशासनिक अधिकारी, इस समय हमें 16 प्रकार के अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें प्रमुख कौन से? सेनानी पुरोहित तो पहले भी थे, सेनानी पुरोहित, युवराज, अक्षवपा का क्या कार्य था? ही वॉज किंग्स कंपेनियन इन द गेम ऑफ डाइस, यानी वह राजा का साथी था पासे के गेम में, उसमें पासा खेला जाता था और जो पासा में राजा का सहयोगी था अक्षवपा। फिर इसके बाद अगला अधिकारी का नाम आता है रक्षिण था पुलिस का चीफ, यानी पुलिस का मुखिया था रक्षिण, लॉ एंड ऑर्डर संभालना इसकी जिम्मेदारी थी। फिर अगला अधिकारी था पालागल, अपने एग्जाम्पल दिए। पालागल का मतलब था एम्बेसडर ऑफ किंग, वो राजा के दूत की तरह कार्य कर रहा था। कुल मिला के जो नौकरशाही है अब इस समय में परिपक्व होने लग गई थी, पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुई, पूरी तरीके से परिपक्व हो गई नौकरशाही या कोई भी चीज इस समय की, वो होगी अपने चरम पे पहुंचेगी 6th सेंचुरी बीसी में। इसके बाद वाले समय में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उसी प्रकार से जुडिशियल और मिलिट्री के अंदर जो भी पॉइंट है वो पुराने वाली है, जो अपन ने कल डिस्कस किए थे, जुडिशरी और मिलिट्री के अंदर सेम पॉइंट है, यहाँ पे रिपीटेशन है। फिर इस समय में युद्ध की प्रकृति में बदलाव हुआ। जैसे पहले युद्ध होता था अक्सर गायों को लूटने के लिए, पशुओं को लूटने के लिए, और इस समय में युद्ध पशुओं को लूटने के साथ साथ क्षेत्र के लिए भी होने लग गए। अब टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट आ गया, एक क्षेत्रीय सिद्धांत आ गया युद्धों के अंतर्गत। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण राजाओं में आता जा रहा था, आया नहीं था समय में, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इंपीरियलिस्टिक आउटलुक यानी साम्राज्यवादी विचारधारा राजा में आने लगे। साम्राज्यवादी विचारधारा क्या है? ये हर कीमत में, हर तरीके से राज्यों के संसाधन का उपयोग करके अपने क्षेत्र में इजाफा करना, अपने साम्राज्य में इजाफा करना, उसे कोई साम्राज्यवादी आउटलुक कहते हैं। जैसे समुद्रगुप्त एक साम्राज्यवादी राजा था, क्योंकि उसने हमेशा कोशिश की कि उसके क्षेत्रों का अत्यधिक विस्तार हो। और जो जन शब्द हमें सुनने को मिलता है अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी पूर्व वैदिक काल में हमें जो जन शब्द के बारे में जानकारी मिलती है, इस काल में वह शब्द परिवर्तित होकर जनपद कहलाने लगे। जनपद, और जनपद का मतलब मैं आप बता चुका हूँ, जहाँ जमीन पे कोई व्यक्ति अपना पहला कदम रखता है, यानी क्षेत्रीय अवधारणा के बारे में बता रहा है। फिर टैक्सेशन यानी जो कर प्रणाली थी वो भी इस समय में काफी अधिक इंप्रूव हो गई, सुधार हो गया टैक्सेशन सिस्टम के अंदर भी। कर प्रणाली के अंतर्गत जैसे पहले बलि नाम का, पूर्व वैदिक काल में बलि नाम का कर था जो वॉलंटरी था, कोई व्यक्ति देना चाहे तो दे सकता है राजा को, राजा क्योंकि लोग राजा का सम्मान करते हैं और इसलिए वो राजा को कर दे सकते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर लोग देना चाहें या नहीं देना चाहें, वॉलंटरी था। लेकिन इस समय में बाली नाम का कर एक रेगुलर टैक्स हो गया,
यानी सभी व्यक्तियों को यह टैक्स राजा को देना ही पड़ेगा, यानी राजा अपनी शक्तियों में इजाफा कर रहा है। और एक अधिकारी भी अपॉइंट कर दिया बलि नाम के कर को इकट्ठा करने के लिए, बलि साधक नाम का अधिकारी भी अपॉइंट कर दिया कर को इकट्ठा करने के लिए। फिर भाग नाम का अधिकारी भी था, भाग नाम का कर था, भाग का मतलब था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी जो पैदावार हो रही है कृषि की उसका एक हिस्सा राजा को कर के रूप में देना, उसको भाग कहा जाता है। इस प्रकार के जो कर थे इस समय में लिए जाते थे। भोग नाम का कर भी था, भोग इट वाज ए सेरेमोनियल गिफ्ट, यानी कोई व्यक्ति अगर राजा को उपहार देना चाहे तो वो भोग दे सकता था राजा को। भोग का मतलब है सेरेमोनियल गिफ्ट। फिर अपन जैसे बात करते हैं कि किस प्रकार से राजा की शक्ति में इजाफा हो रहा था, जैसे उत्तर वैदिक काल की जो किताबें हैं, जो टेक्स्ट हैं, उससे हमें पता लगता है कि राजा को बहुत ही अधिक ताकतवर और गुणवान बताया गया है इस समय की किताबों में, यानी राजा की शक्ति में इजाफा हो रहा था। कहने का मतलब यही वॉज शोन एज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व राजा का बहुत अच्छा है। और जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि राजसूय यज्ञ के बीच के अंदर एक पासे का गेम में खेला जाता था राजा और उसके अधिकारियों के द्वारा, लेकिन उस गेम में राजा को जबरदस्ती विजेता दिखाया जाता था, यानी राजा ही जीतेगा वो गेम। इस प्रकार से गेम को खेलोगे, जीत हमेशा राजा की हो, राजा है वो हार कैसे सकता है, यानी राजा का महत्व बढ़ रहा था। राजा अब आम जो वहां के उस समय प्रशासनिक अधिकारी थे या पुजारी थे उनके बराबर नहीं था, राजा का कदम ऊंचा हो चुका था। उसी प्रकार से वाजपेय यज्ञ के अंतर्गत एक चैरियट रेस की जाती रही, यानी रथों की दौड़ की जाती रही, रथों की दौड़ होती रही वाजपेय यज्ञ के अंतर्गत, और उसमें भी हमेशा राजा भी दौड़ा करता रहा अपने रथ के साथ, लेकिन उस दौड़ में राजा ही हमेशा विजेता हुआ करता रहा। ये लेटर वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जो बाकी प्रशासनिक अधिकारी रथ चला रहे थे वो जानबूझ के अपने रथ को धीरे चलाते थे ताकि राजा ही जीते। किंग वुड ऑलवेज विन दिस चैरियट रेस। फिर ये अपन ने उत्तर वैदिक काल की राजनीति के बारे में बात की। अब अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं पूर्व वैदिक काल। देखो दो तरीके से अपन पढ़ते हैं इसको, पहले अपन पूर्व वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं आर्थिक प्रणाली किस प्रकार की थी पूर्व वैदिक काल में, अर्ली वैदिक पीरियड में। तो सबसे पहले यहाँ पे खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहे थे अर्ली वैदिक पीरियड में लोग, जिसको पास्टोरल इकोनॉमी कहा जाता है, यानी पशुपालन अर्थव्यवस्था थी इस समय में। गाय का अत्यधिक महत्व था, जैसे आप जानते हैं। घोड़े का भी इस समय में महत्व बढ़ता जा रहा था। इसका रणनीतिक महत्व था घोड़े का, क्योंकि युद्ध करने के दौरान घोड़े प्रयोग में लिए जाते रहे। अब इस समय में हंटिंग और गैदरिंग समाज था, यानी किसी एक स्थान पर न रहना, खानाबदोश जीवन व्यतीत करना, जगह बदल बदल के खाने के लिए, भोजन के लिए जगह बदल बदल के दूसरी जगह पर शिकार करना और भोजन को प्राप्त करना, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी कहा जाता है उसको। फिर एग्रीकल्चर, कृषि इस समय में नहीं आई थी। हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में कृषि का आगमन हो गया था, क्योंकि जो शब्द ऋग्वैदिक टेक्स्ट अर्ली वैदिक पीरियड से संबंधित है, ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल से संबंधित है। और ऋग्वेद में हमें यवा नाम का शब्द मिला है, जिसका मतलब होता है जौ, बार्ले, यवा। व्रीहि का मतलब होता है चावल, व्रीहि। और गोधुम का मतलब होता है वीट, यानी ये शब्द में मिले हैं अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन ये वाइल्ड वैरायटी थी। वाइल्ड का मतलब ये है कि इनको इंसानों ने कल्टीवेट नहीं किया, इनका प्रोडक्शन, इनका उत्पादन इंसानों ने नहीं किया। जंगल में अपने आप ही उग जाया करते रहे, चावल हो गया, गेहूं हो गया, और उनका उपयोग ये कर लिया करते रहे। लेकिन एग्रीकल्चर, कृषि इस समय में शुरू नहीं हुई थी। जैसे ऋग्वेद के चौथे मंडल में उन्होंने कृषि के बारे में बात की है, ऋग्वेद के चौथे मंडल में ये सब शब्द भी आए हैं, लेकिन जो ये एडिशन है रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है चौथे मंडल में ऋग्वेद के, वह लेटर एडिशन है, उसको बाद में जोड़ा गया ऋग्वेद में। यानी पूर्व वैदिक काल का समय निकलने के पश्चात ऋग्वेद किताब में कुछ बदलाव हुए और एग्रीकल्चर का रेफरेंस उसमें डाला गया है। यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस समय में पूर्व वैदिक काल में कृषि नहीं थी। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में अपन बात करते हैं। कला और शिल्प इस प्रकार इस समय में किस प्रकार का था। कारपेंट्री, यानी लकड़ी के कार्य जो भी किया करते रहे, उसका स्टेटस समाज में ऊंचा था, जो लकड़ी का कार्य किया करते रहे। क्यों ऊंचा रहा? क्योंकि वो लकड़ी से रथ बनाया करते थे, रथ का उस समय में बहुत अधिक महत्व था। तो कारपेंट्री वॉज एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन, इनका स्टेटस इस समय में काफी ऊंचा रहा। फिर
सोने का कार्य भी किया जाता रहा, गोल्ड, सिल्वर, चांदी का किया जाता रहा, कॉपर का किया जाता रहा, कांस्य का किया जाता है, ब्रॉन्ज जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला है, चमड़े का कार्य भी इस समय में किया जाता था। तो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात कर ले। स्पिनिंग एंड विविंग, महिलाओं के द्वारा कपड़े बुने जाते थे, स्पिनिंग एंड विविंग का कार्य किया जाता था, कपड़े बुनना। फिर अपन अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो अपन को व्यापार के बारे में बात करनी पड़ेगी। व्यापार में कौन सी प्रणाली थी जिसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, BARTER। बार्टर का मतलब होता है अदला बदली का सिस्टम, यानी उस समय में सिक्के नहीं थे पूर्व वैदिक काल में, यानी किसी व्यक्ति को कोई चीज की आवश्यकता है तो जाएगा, जैसे गाय देके गेहूं ले लेगा या गेहूं देके गाय ले लेगा, तो वस्तुओं की अदला बदली हुआ करती थी उस समय में। कॉइनेज नहीं आया था, सिक्कों की प्रणाली इस समय में अस्तित्व में नहीं आई थी। और इस समय मोनेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था, सिक्के नहीं थे इस समय। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि सिक्के कितने हैं समाज में, तो इस समय में मोनेटाइजेशन निल था, जीरो। टैक्सेशन में सेम पॉइंट है जो मैंने ऊपर पॉलिटी में बात की, सेम पॉइंट यहाँ पे आएंगे टैक्सेशन में अर्ली वैदिक पीरियड में, जिसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। और फिर इस समय में जो युद्ध में जो पशु चुराए जाते थे या अन्य संपत्ति जो चुराई जाती थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था विदत के द्वारा। अर्ली वैदिक पीरियड विदत नाम की समिति थी जो आगे चल के खत्म हो गई उत्तर वैदिक काल में, लेकिन विदत कमिटी के द्वारा लोगों के बीच में जो भी गाय लूटी गई है युद्ध के दौरान, उसको गाय और अन्य संपत्ति उसको लोगों के बीच में बांटा जाता था। तो इट वाज बेसिकली रूरल इकोनॉमी, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी इस समय की। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का शहरीकरण हमें देखने को नहीं मिलता है। और व्यापार के अंतर्गत हमें एक साक्ष्य मिलता है यहाँ पे, व्यापार के अंतर्गत पानी, पणी, पणी एक व्यक्तियों का समूह था, एक समूह था, व्यापारियों के समूह को पणी कहा जाता था। लेकिन दीज पीपल आर बेसिकली नॉन आर्यन। ऋग्वेद में हमें पणी के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में आ जाते हैं। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एग्जाम किया, लेक्चरर एग्जाम किया, RS किया, IS की, उसमें इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। पणी क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, या फिर पणी का रेफरेंस कहाँ से मिला है, ऋग्वैदिक से मिला है या लेटर वैदिक से मिला है या ब्राह्मणा बुक से मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पणी व्यापारियों का समूह था ऋग्वेद में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापार ऋग्वैदिक पीरियड में बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि जो पणी समूह है ये नॉन आर्यन लोगों का था, गैर आर्य, जो आर्य नहीं थे, क्योंकि जो आर्यों की सभ्यता है भारत में वैदिक लोगों ने बसाई थी, और गैर वैदिक लोग थे कुल मिला के। और पशुपालन से संबंधित हमें, क्योंकि पशुपालन की अर्थव्यवस्था थी इस समय में, इसलिए हमें पशुपालन से संबंधित अनेक प्रकार के शब्द मिले हैं ऋग्वेद में। जैसे गविष्ठी, जो सारे महत्वपूर्ण शब्द थे वो पशु से ही निकाले गए हैं। जैसे गविष्ठी का मतलब था युद्ध, गोपति का मतलब था किंग, यहाँ पे भी देखो गाय आ रही है सब जगह, क्योंकि गाय का अत्यधिक महत्व था। गोपति राजा, गोमत, गोमत का मतलब था एक अमीर व्यक्ति। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पशुपालन अर्थव्यवस्था इस समय में काफी अधिक मजबूत थी। तो इसी के साथ ही अपन ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल अपन बात करेंगे आर्थिक जीवन उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार का था। मुझसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत